हेलो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी डिमांड या सप्लाई जोन की क्वालिटी जाननी हो या फिर हमें यह पता करना हो कि कौन सा डिमांड या सप्लाई जोन वैलिड है जिसे हम अपने ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज यह देखनी होती है कि वह डिमांड या सप्लाई जोन कैसा और कहां बना है। जब हम कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो बहुत से डिमांड और सप्लाई जोन दिखते हैं, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें किस डिमांड या सप्लाई जोन को प्ले करना चाहिए और किसे हमें इग्नोर करना चाहिए। इस वीडियो से आपको यह समझ में आएगा कि एक क्वालिटी का डिमांड या सप्लाई जोन क्या होता है, हमें किस पोजीशन में कोई डिमांड या सप्लाई जोन चाहिए और किस प्रकार के जोन को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ जोन की बात करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल के लिए 4 प्रकार के डिमांड जोन हैं। हमें इनमें से किस डिमांड जोन को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए और किसे कम, यह समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ड्राइंग 1 को समझते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी डिमांड या सप्लाई जोन को कंप्लीट होने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए, लेग इन, बेस, लेग आउट। इस ड्राइंग में हमारा लेग इन एक रेड एक्साइटिंग कैंडल है और लेग आउट एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, इसलिए यह एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन पैटर्न है। अब हम लोग अगर कैंडल्स की बात करें तो हम पाएंगे कि हमारे पास इस ड्राइंग में एक लेग इन है, एक बेस कैंडल है और एक लेग आउट है। अब अगर इस जोन की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि प्राइस इस एरिया से डाउन आई, फिर हमारे बेस एरिया में बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई और इस फाइट के बाद प्राइस इस एरिया तक ऊपर गई। तो क्या यह एक वैलिड डिमांड जोन है? कहने को तो कह सकते हैं कि यह एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ध्यान से यहाँ देखने से हमें साफ पता चलता है कि हमारा लेग आउट लेग इन से छोटा है, यानी जो बाइंग हमारे बेस एरिया से आई है वह इतना स्ट्रांग नहीं है कि वह लेग इन के हाई के ऊपर जा सके। अब लेग इन के इस एरिया को ध्यान से देखें, यह वही एरिया है जहाँ से यह पूरी सेलिंग आई थी। तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया में एक सप्लाई जोन होगा, जो हो सकता है हमें इस टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमें मिल जाए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारे लेग आउट की बाइंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर पाए। तो हो सकता है कि प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट करके डाउन आ जाए और साथ ही हमारे इस बेस एरिया को भी ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, क्योंकि हमें यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चर में सेलर्स बायर्स से ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं ड्राइंग नंबर 2 की। इस डिमांड जोन की स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि हमारा लेग आउट लेग इन के लगभग बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भले ही हमारे जो बेस एरिया से बाइंग आई है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लेग इन के ऊपर क्लोजिंग दे सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इस स्ट्रक्चर में सेलर्स के लगभग बराबर बायर्स आ चुके हैं। तो जब प्राइस डाउन जाएगी तो हमारा यह बेस एरिया प्राइस को नीचे जाने से रोक सकता है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स लगभग बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। अब बात करते हैं ड्राइंग नंबर 3 की। यहाँ ध्यान से चीज़ों को समझें। इस स्ट्रक्चर में हमारे लेग आउट की क्लोजिंग लेग इन के हाई के ऊपर हुई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में बायर सेलर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे बेस एरिया में बेस कैंडल्स ज्यादा हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस जो गिरती हुई आ रही थी वह हमारे बेस एरिया में आकर रुक गई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे बेस एरिया में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। लेकिन बेस एरिया में इतने सारे बेस कैंडल्स का बनना यह दर्शाता है कि जो हमारे बेस एरिया में बायर्स की एंट्री हुई है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि प्राइस को जल्दी से ऊपर ले जा पाए, यानी बायर्स और सेलर्स के बीच में कंटिन्यू फाइट चल रही है। कोई भी फाइट ज्यादा देर चलने से हमें यह समझ में आता है कि दोनों पक्ष स्ट्रांग है। मान लीजिए टीम ए और टीम बी के बीच में फाइट चल रही है, फाइट बहुत देर तक चल रही है, कोई हारने को तैयार नहीं है। उसके बाद बाई चांस टीम ए जीत जाती है, तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि टीम ए टीम बी से बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि टीम बी ने भी कांटे का टक्कर दिया है। अगर टीम ए बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती तो वो टीम बी को कुछ ही पलों में हरा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह होता है कि अगली बार जब टीम ए और टीम बी के बीच में फाइट हो तो हम यह श्योर शॉट नहीं कह सकते हैं कि टीम ए ही जीतेगी। हो सकता है कि इस बार टीम बी जीत जाए, क्योंकि पिछली बार कांटे का टक्कर हुआ था। ठीक उसी प्रकार बेस एरिया में जब बेस कैंडल्स ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि फाइट बहुत ज्यादा देर तक चली है, यानी यहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग हैं। हो सकता है इस बार बायर्स जीत गए, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब प्राइस अगली बार इस एरिया में आए तो सेलर्स जीत जाएं, क्योंकि इस एरिया में सेलर्स ने भी कांटे का टक्कर दिया था। इस स्ट्रक्चर में इससे अच्छा यह होता कि प्राइस 1 या 2 बेस कैंडल बनाने के बाद ऊपर चली जाती, जिससे हम कह पाते कि बायर्स की एंट्री स्ट्रांग हुई है, जिसके सामने सेलर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए, जिसे हम लोग ड्राइंग नंबर 4 में समझते हैं। इस पैटर्न में हमें एक लेग इन, एक बेस और एक लेग आउट मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस डिमांड जोन में जो बाइंग आई है वह इतनी स्ट्रांग थी कि इस लेग इन के ऊपर जो सप्लाई जोन था उसे ब्रेक कर दी है, और ना केवल ब्रेक की है, उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग भी दी है। और अगर बेस एरिया को देखें तो हमें एक ही बेस कैंडल मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे बेस एरिया में जो बायर्स की एंट्री हुई है
वो बहुत ही स्ट्रांगली हुई है, क्योंकि बायर्स सेलर्स को हराने में ज़्यादा देर नहीं लगाए। इसलिए ड्राइंग 4 का स्ट्रक्चर इन चारों ड्राइंग में सबसे अच्छा है, जिसको हम लोग प्ले कर सकते हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि हमें ट्रेड के लिए कैसा स्ट्रक्चर चाहिए और वो क्यों। अगर रैली बेस रैली पैटर्न की बात करें तो यहाँ वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन रैली बेस रैली पैटर्न में हमारे पास बेस कैंडल्स कितने हैं और लेगआउट की लेंथ देखकर हमें पता चल जाना चाहिए कि इस डिमांड जोन से जो बाइंग आई है वो स्ट्रांग है कि नहीं। अब इसके साथ साथ हमें ट्रेड के लिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखें, यहाँ मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। यह हमारा इम्पल्सिव वेव है और यह हमारा करेक्टिव वेव है। इन दोनों वेव में ही आपके सब स्ट्रक्चर पैटर्न आ जाते हैं, और अगर ऐसा है जो कि सच में है तो एक इम्पल्सिव मूव बनाने के बाद मार्केट एक करेक्टिव वेव बनाएगी और एक करेक्टिव वेव के बाद मार्केट फिर से इम्पल्सिव मूव में चली जाएगी। ऐसा ही होते आया है और ऐसा ही होगा। तो हमारे पास यह एक स्ट्रक्चर है जहां करेक्शन के बाद यह एक इम्पल्सिव मूव आई है। इसके बाद जब मार्केट करेक्शन में फिर से आएगी तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 जगह डिमांड जोन बने हुए मिल रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन तीनों डिमांड जोन में से किस डिमांड जोन से रिएक्ट होकर मार्केट फिर से इम्पल्सिव मूव में वापस जाएगी, और हमें इन तीनों डिमांड जोन में से किस डिमांड जोन को प्ले करना चाहिए। वैसे तो हम इन तीनों डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं बशर्ते प्रॉपर डिमांड जोन हो, लेकिन इस डिमांड जोन को देखें, क्या इसने किसी सप्लाई जोन को ब्रेक किया है? नहीं, यह एक हायर हाई पर बना हुआ डिमांड जोन है। इसका कोई अचीवमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसे प्ले नहीं करेंगे। इसे एक ही कंडीशन में प्ले किया जा सकता है, जब यह प्रॉपर डिमांड जोन हो, बेस एरिया में बेस कैंडल्स मिनिमम हो और बैक टू बैक एक्सप्लोजिव लेग आउट हो। अब इस डिमांड जोन को देखें, क्या इसने किसी सप्लाई जोन को ब्रेक किया है? हाँ, इसने इस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है। इसका मतलब इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है, तो हम इस डिमांड जोन को प्ले कर सकते हैं। और अब इस डिमांड जोन को देखें, यहाँ हम कह सकते हैं कि यह वही डिमांड जोन है जहाँ से ये पूरी अप मूव आई है, तो यह अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो हम इस डिमांड जोन को भी प्ले कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें समझ में आया कि जिस डिमांड या सप्लाई जोन का अचीवमेंट है, यानी उस जोन ने अपने अपोजिट के किसी जोन को ब्रेक किया हो, उस जोन को हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उसमें मिनिमम बेस कैंडल्स हो, मैक्सिमम लेग आउट हो, 1 2 3 4 जितनी होगी उतना हमारे लिए अच्छा है। लेग इन बेस लेग आउट क्लियर दिख रहे हों, वैसे डिमांड या सप्लाई जोन को हम प्ले करेंगे। ये सब कंडीशन सेम टू सेम सप्लाई जोन के साथ होगा। मैंने जानबूझकर यहाँ सप्लाई जोन को डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि थोड़ा आप भी मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो सीखेंगे। अपने डायरी में पहले डिमांड जोन के सारे स्ट्रक्चर को बनाएं, फिर उसके अपोजिट सप्लाई जोन के सारे स्ट्रक्चर को बनाएं। जैसे यह डिमांड जोन का ड्रॉप बेस रैली का स्ट्रक्चर सप्लाई जोन में रैली बेस ड्रॉप हो जाएगा, या डिमांड जोन का रैली बेस रैली स्ट्रक्चर सप्लाई जोन में ड्रॉप बेस ड्रॉप हो जाएगा। यह एक बुलिश स्ट्रक्चर है, तो इसके अपोजिट यह एक बेयरिश स्ट्रक्चर हो जाएगा। इन सबका प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं और प्रैक्टिस करें। तो आज हमने डिस्कस किया कि हमें डिमांड या सप्लाई जोन कैसा चाहिए और उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। यहाँ ध्यान दें कि ये सब टॉप डाउन अप्रोच से ही करना है। तो अब हमारे पास रोड मैप कुछ इस प्रकार बना है। टॉप डाउन अप्रोच, पोजीशन ऑफ लोकेशन, ट्रेंड, एग्जीक्यूशन। किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसे मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जोन का अचीवमेंट हो, डिमांड जोन नीट एंड क्लीन हो, लेग इन बेस लेग आउट हमें क्लियर दिखाई दें, उस जोन की क्लोजिंग अच्छी हो, यानी लेग इन के हाई के ऊपर लेग आउट की क्लोजिंग हो, ऐसे जोन को हमें प्ले करना चाहिए। और किसी स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने टॉप डाउन अप्रोच कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर बहुत से वीडियो बना रखे हैं, उन सबको देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट आए या कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट में, मेल में या फिर मैसेज में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे स्टॉक सरफेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हैप्पी वाला ट्रेडिंग करते रहें। धन्यवाद।